हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम विकास। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। हम उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो क्या होगा। सबसे पहला कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या रिएक्शन का रेट घटेगा। देखो अब यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रिएक्शन का जो स्पीड था, रिएक्शन का जो रेट था वो कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करता था। वो क्या था, एक तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, ठीक है, जिसमें हमने इस प्रकार से एक प्रोफाइल डायग्राम बनाया था। ठीक है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट थी, यहाँ रिएक्टेंट था, यहाँ प्रोडक्ट था, ये एनर्जी था, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन था। तो ये जो गैप था, ये जो ऑब्स्टेकल था, इस ऑब्स्टेकल को हम क्या बोलते थे, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये ऑब्स्टेकल कम हो, अगर ये जो एनर्जी गैप हो वो कम से कम हो, तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट यहाँ से उठ के कहाँ जा सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर जा सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को यदि बढ़ना है तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सबसे पहली एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, अगर रिएक्शन की रेट बढ़ेगी इट मींस वो कब बढ़ेगी, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, कम हो। दूसरी बात ये थी कि कोलिजन के बारे में पढ़ा था हमने, कोलिजन के बारे में पढ़ा था कि भाई जब अगर कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन में मैं बात करूं इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, जब इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो भी रिएक्शन की रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन्स होते थे जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो और वो आपस में क्या करें, कोलाइड करें, तो फिर जो कोलिजन होगा उस कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। और उन इफेक्टिव कोलिजन्स के कारण जो रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये दो बात मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखते हुए जितने भी फैक्टर यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, तो इन सबको हम क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला जो है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो बात याद रखना, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, रिएक्टेंट के, उसको मैं क्या कर रहा हूं जी, बढ़ा रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, इट मींस यहाँ पे क्या बढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यदि बढ़ेंगे इट मींस वहां पे कहीं ना कहीं जो कोलिजन है वो बढ़ेगा। ठीक है, कोलिजन बढ़ेगा इट मींस इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा होंगे। और इफेक्टिव कोलिजन यदि बढ़ेगा इट मींस क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो कहने का मतलब ये है, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाई तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। इट मींस अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के बढ़ाता हूं तो क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन की डेफिनेशन ही यही होती है कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है पर यूनिट पर लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या सोल्यूट पार्टिकल्स के प्रेजेंट होंगे, दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, रैंडमनेस को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, भीड़ को बढ़ा रहे हैं। और जब भी हम भीड़ में खड़े होंगे, जैसे मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो में हम जब ट्रेवल करते हैं तो हमें धक्का मुक्की लगती रहती है। क्यों, क्योंकि वहां पे रैंडमनेस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो वही चीज यहाँ है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो कोलिजन बढ़ेगा तो चांसेस है इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने का, जिसके कारण क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये मेरे हिसाब से फैक्टर समझ में जरूर आ गया होगा। नेक्स्ट बात जो है वो क्या है, नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट फैक्टर इज द प्रेशर। प्रेशर का लेते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा। देखो भाई, प्रेशर बढ़ाने से भी देख लो क्या होगा,
मान लो ये अपने पास कोई भी एक बीकर है, समझाता हूँ इसको कैसे। यहाँ पे हमने ये पार्टिकल्स, यहाँ पे ये पार्टिकल्स क्या हैं, प्रेजेंट है। यहाँ हमने पिस्टन लगा रखा है, ये पार्टिकल्स यहाँ पे क्या थे, प्रेजेंट थे। इस पिस्टन के ऊपर मैंने क्या लगाया, प्रेशर को लगाया, प्रेशर को लगाया। तो ये जो पिस्टन है ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया सपोज करो। तो ये जो जितने पार्टिकल थे वो ऐसा तो नहीं है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि पिस्टन या कंटेनर से बाहर तो जा नहीं सकते। तो होगा क्या, जैसे जैसे मैंने प्रेशर को बढ़ाया, मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने प्रेशर को बढ़ाया, जो पार्टिकल हैं वो क्लोज आ रहे हैं। पार्टिकल्स यदि क्लोज आएंगे तो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो कम से कम होगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस कहाँ कम होता है, जहां हम रैंडमनेस को बढ़ाते हैं। कहने का मतलब अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है तो वहां रैंडमनेस बढ़ जाएगी। रैंडमनेस बढ़ जाएगी इट मींस वहां पे कोलिजन ज्यादा से ज्यादा होंगे, और कोलिजन यदि ज्यादा होंगे तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे इफेक्टिव कोलिजन की संख्या भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो क्या आ रहे हैं, कम क्लोज आ रहे हैं, कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे की बिल्कुल क्या आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस यदि कम होगा तो होगा क्या, वहां पे रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रैंडमनेस को आप ये कह सकते हो, वहां पे जो भीड़ है, हिंदी वर्ड है रैंडमनेस का, भीड़, वहां पे भीड़ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, भीड़ भी वहां पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या आप ये कह सकते हो क्राउडनेस, एक प्रकार से कह सकते हो क्राउडनेस जो है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, क्राउडनेस बढ़ेगी, ठीक है, क्राउडिंग बढ़ जाएगी, क्राउडिंग वहां पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जहां क्राउडिंग बढ़ेगी वहां पे कोलिजन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे इफेक्टिव कोलिजन क्या हो, बढ़ जाए। और जहां इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा वहां रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर था कि किस प्रकार से प्रेशर बढ़ाऊं तो रिएक्शन की जो रेट है, जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो पहला फैक्टर हमने बताया कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, दूसरा फैक्टर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो हो क्या रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा इट मींस वहां पे क्या हो रही है, क्राउडिंग हो रही है। क्योंकि एक तो मान लो अपने पास 50 लोग हैं, 50 लोग जो हैं एक बहुत बड़े वॉल्यूम में रह रहे हैं, एक क्रिकेट ग्राउंड में खड़े हो 50 आदमी, तो वहां पे क्राउडिंग क्या है, कम से कम रहेगी। और एक बार मैं कह दूं भाई वही की वही 50 जो पीपल हैं, 50 जो पीपल हैं वो 10 बाई 10 जो वॉल्यूम है, 10 फीट मल्टीप्लाई 10 फीट वॉल्यूम में प्रेजेंट रहे, इट मींस वहां पे क्या रहेगी, क्राउडिंग ज्यादा रहेगी। तो जहां चांसेस है कोलिजन होने के वो किस वॉल्यूम में है, वो 10 फीट मल्टीप्लाई 10 फीट वॉल्यूम में क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होगा। तो कोलिजन ज्यादा होगा तो हो क्या रहा है, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन की रिपीट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट अपना जो थर्ड वन इज द पॉइंट है, हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देख लिया, हमने प्रेशर को देख लिया, अब हम देखेंगे टेम्परेचर कि भाई अगर मान लो टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो क्या होगा। टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, इन टर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी एक्सप्लेन करूंगा और इन टर्म ऑफ कोलिजन भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो सबसे पहले कोलिजन की टर्म में देखते हैं, अगर मान लो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो हमें पता है टेम्परेचर इज द फंक्शन या काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी। तो वही चीज यहाँ होगा,
टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसकी बढ़ी है ये, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वहां पे होगा क्या, तो वहां पे क्या होगा जी, स्पीड जो है, स्पीड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगी। स्पीड जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वहां पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कोलिजन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोलिजन वहीं ज्यादा होंगे जहां पे स्पीड मॉलिक्यूल्स की क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। मान लो अगर स्पीड ही बिल्कुल कम है तो वहां पे कोलिजन होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। तो कोलिजन कब होते हैं, जब आपस में दो मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आ रहे हों। दो मॉलिक्यूल नहीं कह रहा मैं, मान लो एक पूरा सिस्टम है, एक सिस्टम ऐसे है जिसमें मॉलिक्यूल बिल्कुल स्लो माइग्रेट कर रहे हैं, स्लोली मूव कर रहे हैं, और एक अनदर कोई सिस्टम है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो कोलिजन होने की जो चांसेस हैं वो हाई स्पीड वाले में ज्यादा है एज कंपेयर टू एक वो सिस्टम जहां मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो, कम हो। तो जहां वहां कोलिजन ज्यादा से ज्यादा होगा जहां जिस सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा। और जहां कोलिजन ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, वहां पे इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएगा जी, इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। इफेक्टिव कोलिजन यदि बढ़ेगा इट मींस वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मींस वहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा कि किस प्रकार से टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की क्या होती है, बढ़ती है। अब हम इन टर्म ऑफ वो एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म में बताने की कोशिश करेंगे। देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं हम अपना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ अपना इस प्रकार का होता है, यूं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है जी, ट्रांजिशन स्टेट, ये यहाँ क्या होता है, रिएक्टेंट, ये यहाँ क्या होता है, प्रोडक्ट। यहाँ होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और यहाँ होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हम इस डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं। तो ये जो गैप था ट्रांजिशन स्टेट का और एनर्जी का, दिस गैप को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप एक प्रकार से ये डिफाइन कर सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी को आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो कि कितनी मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की दी जाए ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ R पोजीशन से उठ के P पोजीशन तक पहुंच जाए। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब आप ये समझ सकते हो कि मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना। मॉलिक्यूल एक्टिवेट कब होगा, जब उसकी एनर्जी को हम क्या कर दें, उसकी खुद की एनर्जी को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, ताकि कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी ऑब्स्टेकल आए वो आसानी से उसको क्या कर ले, कवर अप कर दे। जैसे कि यहाँ इतनी ज्यादा ऑब्स्टेकल थी, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ाऊंगा, अगर रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो देखना क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ाया मतलब रिएक्टेंट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, R डैश पे पहुंच गया। अब क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो ग्राफ आएगा कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे क्या आएगा, ग्राफ है। ट्रांजिशन स्टेट वहीं की वहीं है, बट रिएक्टेंट की एनर्जी हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर, जो येलो वाली लाइन है ये क्या है, विद कह रहा हूँ हायर टेम्परेचर के ऊपर है, हायर टेम्परेचर के ऊपर है। और जो व्हाइट वाली ये वाली जो लाइन है, यहाँ ये जो लाइन है ये क्या है, उस पे लोअर टेम्परेचर के ऊपर है, लोअर टेम्परेचर के ऊपर एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एक हायर पे एक लोअर पे। तो यहाँ आप देख सकते हो जब टेम्परेचर ज्यादा था तो इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे कम थी। तो कम
एक्टिवेशन यदि एनर्जी होगी तो रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है ज्यादा से ज्यादा इस ट्रांजिशन स्टेट को पार कर जाएंगे, और एक बार यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट को पार कर जाएं तो डायरेक्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही चीज है कि मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, इट मींस मैं क्या कर रहा हूं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एनर्जी यदि बढ़ेगी इट मींस वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी, एनर्जी यदि बढ़ेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी घटने की वजह से रेट जो है, रिएक्शन की जो रेट है वो वहां क्या हो जाती है जी, बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वही है कि टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। दूसरा, अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस अपने को मिलती हैं, बहुत सारी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसी मिलती हैं जिनमें अगर टेम्परेचर को मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज अप कर दूं, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सारी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाता है। क्यों होता है, उसका एक रीजन है, क्योंकि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज यदि करता हूं तो बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा देता हूं तो इफेक्टिव कोलिजन्स का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। ऑलमोस्ट रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि व्हाई द रेट ऑफ द रिएक्शन is double in case of most of the reaction when we rise the temperature 10 degree Celsius। तो उसका रीजन यही है, उसका आंसर यही है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं बढ़ाता हूं तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इफेक्टिव कोलिजन जो है डबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो यही फैक्टर है टेम्परेचर का, टेम्परेचर क्या काम करता है। इसमें एक और बहुत अच्छी बात है, जैसे इसी में मैं एक और कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इसी केस में आपके सामने है। ठीक है, देखो फोर्थ फैक्टर वो मैं कहूंगा कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट क्या होगा। देखो यहाँ दो चीज है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो आर को बढ़ा दो, आर की एनर्जी को बढ़ा दो तो जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, या आप ये भी कर सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को घटा दो। जैसे मान लो मेरे जो है मार्क्स हैं वो किसी सब्जेक्ट में मेरे 40 नंबर आए, किसी अनदर कोई स्टूडेंट है उसके कितने नंबर आए, 80 या 90 के आसपास नंबर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है हमारे बीच में। उस गैप को कम करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं खुद पढ़ने लग जाऊं ताकि मैं 40 से 60 के आसपास पहुंच जाऊं, या जो जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसको आप डिस्ट्रैक्ट कर दो, जिसकी वजह से वो पढ़ाई करे ही ना तो ऑटोमेटिकली उसके नंबर क्या होंगे, कम आ जाएंगे। तो दो ही चीज़ें हैं, या तो आप खुद स्वयं आगे बढ़ जाओ या दूसरे को आप पीछे ले आओ। तो वही चीज़ यहाँ है, यहाँ मैंने रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ाया, यहाँ फैक्टर कौन सा लगा, टेम्परेचर को लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ट्रांजिशन स्टेट को एनर्जी को कम कर देता हूँ तो भी रिएक्शन का जो ये है एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डायग्राम बनाता हूँ, देखना ध्यान से, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और यहाँ क्या है, एनर्जी, यहाँ क्या है, एनर्जी। ऐसा कुछ ग्राफ है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे ये जो एनर्जी दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने क्या किया, कैटलिस्ट लगा, ये कब है, ये कब है, विद आउट कैटलिस्ट है, विद आउट
कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट। विद कैटलिस्ट होगा क्या, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कुछ और बनेगा, इस प्रकार का बन जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट कुछ यहाँ पहुंच जाएगी। पहले ट्रांजिशन स्टेट यहाँ थी, अब यहाँ है, यानी कि अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ गई, ये वाली आ गई। अगर इसको येलो से मैं लिखूं तो एक्टिवेशन एनर्जी अपनी इतनी आ गई। ये कब है, ये है विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। तो देख सकते हो जैसे ही मैंने रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड किया वैसे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से भी रिएक्शन का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई कैटलिस्ट को डिफाइन कैसे करें, ठीक है, कैटलिस्ट को डिफाइन कैसे करें। तो देखो ये मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब मैं एक बार हैबर्स प्रोसेस लिखता हूँ, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, ठीक है। हैबर प्रोसेस कुछ इस प्रकार का होता है, N2 + 3H2 चेंज इनटू अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और मोलिब्डेनम। तो यहाँ आयरन जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, और मोलिब्डेनम जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रोमोटर का काम कर रहा है। किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करते हैं। आयरन जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट जो है वो क्या होगा, कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे मैंने उस कैटलिस्ट को रिएक्शन के अंदर डाला तो उसने पार्टिसिपेट तो किया नहीं, उसने क्या किया, रिएक्शन की जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी थी उसको उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसके कारण कंप्लीट रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिसकी वजह से जो रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड है वो वहां पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात आई, यहाँ मैंने एक और वर्ड नाम दे दिया, प्रोमोटर। प्रमोटर क्या होते हैं, कैटलिस्ट नहीं होते, ठीक है। प्रमोटर क्या होते हैं, कैटलिस्ट नहीं होते, बट अगर प्रमोटर को कैटलिस्ट के साथ डाल दूं तो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को वो लोग बढ़ा देंगे। प्रमोटर क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ताकि रिएक्शन की जो रेट है वो और बढ़ जाए। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का भी कैटलिस्ट ऐड करने के बाद रिएक्शन की रेट को, रिएक्शन की स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो यही होगा कि रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं कैटलिस्ट ऐड करता हूं तो कैटलिस्ट ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और रिएक्शन का रेट वहां पे क्या हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है नेचर, कि रिएक्टेंट का नेचर जो है वो भी भाई कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट आ गया, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, फिफ्थ पॉइंट को मैंने क्या बताया, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मैं 4 रिएक्शंस लिखता हूँ, 4 रिएक्शंस। पहला NO + O2 चेंज इनटू NO2 लिखा, दूसरा CO + O2 चेंज इनटू CO2 लिख दिया। तीसरी रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन लिख रहा हूँ MnO4 नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव चेंज इनटू Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस वाटर, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव चेंज इनटू Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। 2 रिएक्शन लिख दी, 2 टाइप की रिएक्शन लिख दी। यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरिक जो ये था Fe2 पॉजिटिव आयन था, Fe2 पॉजिटिव जो आयन था, फेरस आयन का ऑक्सीडेशन होके क्या बन रहा था, फेरिक, फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो रहा था। कब, जब मैं एसिडिफाइड KMnO4 को यूज करता हूँ,
यहाँ जब मैं एसिडिफाइड के MnO4 को यूज करता हूँ किस पे, ऑक्सलेट आयन पे, तो यहाँ ऑक्सलेट आयन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखो जो Fe वाली का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या निकल के आता है, अपना फास्ट निकल के आता है। और यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट क्या होता है, वो होता है स्लो। ऐसा क्यों हुआ कि फेरस के केस में ये जो रिएक्शन का रेट है वो फास्ट हो गया, ऑक्सीडेट आयन में क्या होगा, रिएक्शन का रेट स्लो हो गया। ऐसे ही ऊपर है NO का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो NO2 का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल फास्ट रिएक्शन होती है, ये बिल्कुल क्या होती है, स्लो रिएक्शन होती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, इन रिएक्टेंट्स, ये जो रिएक्टेंट हैं, इन रिएक्टेंट्स का नेचर भी कहीं ना कहीं रिएक्शन की स्पीड को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो नेचर भी जरूर अफेक्ट करेगा। जैसे जब हमने कहा था कि ओरिएंटेशन एक फैक्टर था, जब कोलिजन के दौरान मॉलिक्यूल की क्या शेप है, क्या ओरिएंटेशन है, किस ओरिएंटेशन पे वो कोलाइड करेंगे, तो वो फैक्टर भी क्या करेगा, उस चीज को अफेक्ट करेगा। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो जो फिफ्थ फैक्टर था दैट इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, भी क्या करेगा, रिएक्शन को स्पीड को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो है कंसेप्ट वो है लाइट। लाइट भी एक मेजर फैक्टर है। सिक्स्थ है प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस भी जो है रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, मोस्ट फेमस एग्जांपल हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन कराता हूँ, एक बार मैं डार्क में करवाता हूँ, ठीक है, और एक बार मैं लाइट की प्रेजेंस में करवाता हूँ। तो लाइट की प्रेजेंस में जो हैलोजिनेशन होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। और फ्री रेडिकल के बारे में हमें पता है कि फ्री रेडिकल की लाइफ टाइम, फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट होता है जिसकी लाइफ टाइम बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। बट डार्क में अगर ये रिएक्शन कराऊं तो ये रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं करेगी डार्क में। तो ये भी एक फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसके कारण रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट क्या नहीं कह रहा मैं, रिएक्शन के रेट बढ़ जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर पढ़े, एक बार मैं सभी का सम अप लिखता हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर था, सबसे पहला था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर था दैट इज द टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर था दैट इज द प्रेशर। चौथा फैक्टर था प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का क्या नेचर है। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है, जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कंसंट्रेशन अगर बढ़ाऊं तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाऊं तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाऊं तो भी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करूं तो भी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। यहाँ इन तीनों में क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोलिजन बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर में क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, यहाँ भी एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी कैटलिस्ट के केस में, पर यहाँ कब क्यों घटी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या हो रही है, कम। नेचर भी जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का अफेक्ट करता है रिएक्शन के रेट को, और प्रेजेंस ऑफ लाइट भी रिएक्शन के रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आई होप ये जो जितने भी फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये यूजी कोर्सेज में है सेकंड सेमेस्टर में, चाहे वो जूलॉजी ऑनर्स हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, या पास कोर्स हो, चाहे नॉन मेडिकल या मेडिकल का कंसेप्ट हो, या इवन इन फोर्थ चैप्टर है इसमें सीबीएसई बोर्ड में, तो वहाँ पर भी ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप है, मैं यही सोचूंगा कि आप लोगों को जो मैंने बताया वो जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू, एंड जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जो भी नई वीडियो कोई अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।